हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 2 नवंबर 2024 और हम बात करने वाले हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम अपने इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन होते हैं आने वाले किसी भी एग्जाम में जिनके पूछे जाने की संभावना अधिक से अधिक रहती है, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। सिर्फ प्रश्न ही नहीं, प्रश्न के साथ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, उनको भी बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से बताया जाता है। तो प्रश्न तो इंपॉर्टेंट रहते ही रहते हैं, प्लस उसके साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स रहते हैं, उनसे भी जो क्वेश्चन है वो बनने की पूरी संभावना रहती है। तो आप प्रश्न के साथ साथ उनको भी बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत ही अच्छे से ध्यान में उनको रखिए। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ और आज के पहले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, हाल ही में वर्ल्ड वीगन डे कब मनाया गया? यानी वर्ल्ड वीगन डे, जिसे हम विश्व शाकाहारी दिवस के नाम से जानते हैं, विश्व शाकाहारी दिवस के नाम से भी हम जानते हैं। तो वर्ल्ड वीगन डे ये कब मनाया गया? ए ऑप्शन है 1 नवंबर, बी ऑप्शन है 3 नवंबर, सी ऑप्शन है 31 अक्टूबर और डी ऑप्शन है 30 अक्टूबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे या कह सकते हैं विश्व शाकाहारी जो दिवस है वो मनाया गया। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो आप आर्टिकल में देख सकते हैं वर्ल्ड वीगन डे, और ये जो मनाया गया है वो 1 नवंबर को हर साल मनाया जाता है, विश्व शाकाहारी दिवस या वर्ल्ड वीगन डे। वीगन डे मनाया क्यों जाता है? तो वीगन सोसाइटी की जो स्थापना है वह वर्ष 1994 में 1 नवंबर को ही की गई थी, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को हम वर्ल्ड वीगन डे मनाते हैं। यह जो दिवस है, यह दिन शाकाहारी उत्पादों के प्रयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। यानी कि जो शाकाहारी उत्पाद हैं, जैसे कि सब्जियां हो गई, फल हो गए, फ्रूट, मतलब ये सभी जो हो गए, इनके जो उत्पाद हैं, इनसे बनी जो वस्तुएं हैं, उनको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो दिवस है मनाया जाता है। ये जो दिवस होता है, वीगन का मतलब ये होता है शाकाहारी, और शाकाहारी का मतलब पूर्णतः शाकाहारी। यानी कि जो वीगन होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी वस्तुओं में जो पौधों से रिलेटेड जो वस्तुएं होती हैं, जो कह सकते हैं जो पेड़ पौधों से रिलेटेड वस्तुएं होती हैं, सिर्फ उन्हीं को ग्रहण करते हैं। यानी कि ये मांसाहारी बिल्कुल नहीं होते हैं। और दूसरी बात ये रहती है, ये जीवों से उत्पन्न किसी भी प्रकार के उत्पादों का सेवन नहीं करते हैं। यानी जीवों से उत्पन्न यानी कि दूध, दही, घी, ये इनका भी सेवन नहीं करते। यानी कि पूर्णतः ये शाकाहारी होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ सब्जियों, फलों और अन्य प्रकार के अनाजों पर ही डिपेंड रहते हैं। और ये शाकाहारी उत्पाद जो होते हैं उनको ही बढ़ावा देते हैं, उनके बारे में ही जागरूकता फैलाते हैं। जीवों से बनी हुई जो उत्पाद होते हैं उनको ये पूर्णतः कह सकते हैं निषेध करते हैं, उनका उपयोग ये नहीं करते हैं। इनका जो स्लोगन है, यानी वीगन जो वीगन सोसाइटी है, इसका जो स्लोगन है, इसका जो नारा है वह है, एक दुनिया कई जिंदगियां हमारी पसंद। ये इसका नारा है। बढ़ेंगे अपने हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दीपावली पर्व के अवसर पर अयोध्या में कितने लाख दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? यानी कि भी हाल ही में दीपावली पर्व के अवसर पर अयोध्या में दीपोत्सव का जो कार्यक्रम है वो हुआ। वहाँ पर कई सारे दिए जलाए गए। तो कितने दिए जला करके, कितने लाख दिए जला करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? हालांकि अयोध्या में इस बार 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। अभी मैं बताऊंगा बारी बारी से कौन कौन से वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। एक तो पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड है अधिक दिए जला करके। तो कितने लाख दिए जलाए गए? तो ए ऑप्शन है 20 लाख, बी ऑप्शन है 15 लाख, सी ऑप्शन है 25 लाख और डी ऑप्शन है 30 लाख। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी इस बार 25 लाख दिए जला करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, जो कि अयोध्या में हुआ है दीपावली पर्व के अवसर पर। आगे हम अगर इसके बारे में डिटेल में बात करें तो सबसे पहले आर्टिकल देख लेते हैं। अयोध्या में 25 लाख से अधिक दीपक जले और 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने, यानी 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए। पहला जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना वो 25 लाख दिए जला करके बना। 25 लाख जो दीपक जले उनको जला करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। और दूसरे वर्ल्ड रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हाल ही में दीपावली पर्व के अवसर पर अयोध्या में 25 लाख दिए जला करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। 30 अक्टूबर को कार्यक्रम हुआ, यानी कि 30 अक्टूबर को अयोध्या में दीपोत्सव 2024 के दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने, जिसमें से जो पहला था वो था एक साथ 25 लाख मिट्टी के दिए जलाने का रिकॉर्ड, और जो दूसरा रिकॉर्ड बना वो बना दूसरा रिकॉर्ड 1121 जो वेदाचार्यों के साथ
वेदाचार्यों के एक साथ आरती गाने के लिए बना, यानी कि 1121 जो वेदाचार्य थे उन्होंने एक साथ जो आरती गाई, इसके लिए भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। तो इस प्रकार से दो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं वो इस बार दीपावली के अवसर पर अयोध्या में बने हुए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में CDS यानी चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी हैं, वो किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? यानी कि चीफ डिफेंस स्टाफ जो है इस समय प्रेजेंट टाइम पे वर्तमान में जो है वो है अनिल चौहान जी। तो ये किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं? तो ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है अल्जीरिया और डी ऑप्शन है मिस्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CDS जनरल अनिल चौहान जी ये 5 दिवसीय यात्रा पर इस बार जो गए हुए हैं वो गए हुए हैं अल्जीरिया, यानी वर्तमान में अल्जीरिया गए हुए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जनरल अनिल चौहान जी हैं CDS है वर्तमान में अनिल चौहान जी। डिटेल में हम इसके बारे में बात करें तो हाल ही में CDS जनरल अनिल चौहान जी 5 दिन की अल्जीरिया यात्रा पर गए हैं। कब गए? तो 31 अक्टूबर 2024 को 5 दिवसीय अल्जीरिया यात्रा पर गए हुए हैं। वो 4 नवंबर तक दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक और मिलिट्री कोऑपरेशन के मुद्दों पर बातचीत और समझौता करेंगे। यानी 31 अक्टूबर को गए हुए हैं और 4 नवंबर तक वहां पर रहेंगे और दोनों देश यानी भारत और अल्जीरिया के बीच डिप्लोमेटिक और मिलिट्री कोऑपरेशन के जो भी मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बातचीत होगी। कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो निकल करके आएंगे, कुछ समझौते किए जाएंगे, इन सभी जो बातें होंगी इनके बारे में चर्चा की जाएगी। बात करें जो CDS जनरल बिपिन रावत जी थे, उनके निधन के बाद जो अनिल चौहान जी हैं इनको 29 सितंबर 2024 को देश के अगले CDS के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। आप सभी लोग जानते हैं जो पहले CDS थे जनरल बिपिन रावत जी, इनका एक दुर्घटना में निधन हो गया था और उस निधन के बाद जो नए CDS बने थे वो बने थे अनिल चौहान जी, जो कि 29 सितंबर 2024 को बनाया गया था। बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। अल्जीरिया आया है तो हम वर्ल्ड मैप में अल्जीरिया को देख लेते हैं। आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं अल्जीरिया, जो येलो कलर का पूरा पार्ट है ये अल्जीरिया है, बीच में इसके सहारा है, सहारा मरुस्थल। आप सभी लोग सहारा मरुस्थल के बारे में जानते ही होंगे। ये यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, कर्क रेखा, तो अल्जीरिया से भी कर्क रेखा गुजरती है। अल्जीरिया की जो राजधानी होती है वो होती है अल्जीरियस, यानी अल्जीयर्स जो है वो अल्जीयर्स वो होती है अल्जीरिया की राजधानी, जो कि यहाँ पर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अल्जीयर्स है जो कि राजधानी होती है अल्जीरिया की। वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो हैं अब्दुल मजीद तैब्बोनी, ये वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं। आप यहाँ पर इनको देख भी सकते हैं। करेंसी यानी कि जो मुद्रा होती है वो होती है अल्जीरियन दिनार, ये होती है अल्जीरिया की मुद्रा। और राष्ट्रपति हैं अब्दुल मजीद तैब्बोनी, ये वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का आयोजन कहां पर किया गया? यानी कि भी हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया और उसी राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का आयोजन किया गया। तो ये कहां पर इसका आयोजन हुआ? तो ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है उत्तराखंड, डी ऑप्शन है मणिपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का आयोजन किया गया। डिटेल में अगर हम इसके बारे में बात करें तो आप आर्टिकल भी देख सकते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस परेड और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के मौके पर गुजरात के केवडिया में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का आयोजन किया गया। और इस आयोजन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, ये सभी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कब आयोजन किया गया? तो 31 अक्टूबर 2024 को इसका आयोजन किया गया। और वहीं पर ही जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, सरदार पटेल जी की जो मूर्ति है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है सरदार पटेल जी की मूर्ति, ये 182 मीटर की ऊंची प्रतिमा है, जो कि सबसे ऊंची प्रतिमा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ। गुजरात आया है तो हम गुजरात को देख लेते हैं। आप सभी लोग जानते हैं गुजरात यहाँ पर है, उसकी जो राजधानी होती है वो होती है गांधीनगर। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। अगर सबसे लंबी तटरेखा की बात की जाए तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। वर्तमान में बात करें अगर तो पाकिस्तान से भी अपनी ये सीमा साझा करता है। खासकर जो गुजरात का जो कच्छ जिला है वो पाकिस्तान से अपनी सीमा साझा करता है। जो गठन हुआ था गुजरात का वो 1 मई 1960 को गुजरात का गठन हुआ था। वर्तमान में जो कुल जिले हैं वो 33 जिले हैं गुजरात में। वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं भूपेंद्र पटेल, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं भूपेंद्र भाई पटेल, ये वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल जो हैं गवर्नर वो हैं आचार्य देवव्रत।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे गुजरात के बारे में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निषाद यूसुफ का निधन हुआ, वो किससे संबंधित थे? यानी निषाद यूसुफ का हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित है, किससे इनका कैरियर किससे जुड़ा हुआ था? तो ए ऑप्शन है गायक, बी ऑप्शन है अभिनेता, सी ऑप्शन है राजनेता और डी ऑप्शन है फिल्म एडिटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो निषाद यूसुफ हैं ये फिल्म एडिटर थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। डिटेल में बात करें तो आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं, कंगुआ एडिटर का निधन, यानी कंगुआ फिल्म जो भी आने वाली है उसके ये एडिटर थे, उस फिल्म में भी एडिटर का कार्य देख रहे थे, उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नाम है इनका निषाद यूसुफ। तो 30 अक्टूबर को फिल्म एडिटर निषाद यूसुफ का कोच्चि में इनका निधन हो गया। वो 43 साल के थे, यानी कि जो इनकी उम्र थी वो 43 वर्ष की थी। निषाद को सुपरहिट फिल्म थल्लू माला के लिए केरल स्टेट फिल्म अवार्ड 2023 से भी सम्मानित किया गया था। और बात करें तो जो अभी आने वाली फिल्म है, तमिल सुपरस्टार जो फिल्म है सूर्या, मतलब सूर्या जो आप सभी लोग जानते हैं, सूर्या एक्टर को जानते हैं, साउथ के बहुत जाने माने एक्टर हैं। तो सूर्या की जो फिल्म है कंगुआ, उनके ये एडिटर थे, जो 14 नवंबर को रिलीज होने वाली है, यानी 14 नवंबर को कंगुआ फिल्म आने वाली है। ट्रेलर काफ़ी पहले आ गया था, अगर आप लोगों ने ट्रेलर नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही मतलब ट्रेलर में तो लग रहा है बहुत ही बढ़िया मूवी होने वाली है। तो इसके ये एडिटर भी थे निषाद यूसुफ, और इस फिल्म में जो मेन किरदार है वो सूर्या का है। सूर्या जो कि अभिनेता हैं, तमिल के बहुत ही जाने माने अभिनेता हैं, कई सारी फिल्में आपने इनकी देखी भी होंगी। और इनकी जो फिल्म है ये 14 नवंबर को आने वाली है। फिल्म का नाम है कंगुआ और इसके एडिटर थे निषाद यूसुफ, और इनका अभी हाल ही में कोच्चि में निधन हो गया है। निधन की जो मतलब कारण है, जो वजह है, उसका अभी पता नहीं लग पाया है कि किस लिए इनका कैसे किस प्रकार से निधन हो गया, लेकिन फिलहाल इनका जो निधन है वो कोच्चि में हुआ। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया? इसे शॉर्ट फॉर्म में CHAC के नाम से जाना जाता है। जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये अफ्रीका जो कंट्री है, अफ्रीका जो महाद्वीप है, उसकी जलवायु और स्वास्थ्य को लेकर के ये एक सम्मेलन होता है, जिसे हम जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन के नाम से हम जानते हैं। और इसका जो इस बार का जो सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ? तो ए ऑप्शन है कनाडा, बी ऑप्शन है हरारे जिम्बाब्वे, सी ऑप्शन है मैक्सिको और डी ऑप्शन है टोक्यो जापान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी हरारे जो कि जिम्बाब्वे की राजधानी है, कैपिटल है, वहां पर इस बार जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। इसके बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन का उद्घाटन हरारे जिम्बाब्वे में किया गया। कब हुआ? तो 29 से 31 अक्टूबर तक इसका आयोजन वहां पर किया गया। इस सम्मेलन का जो उद्देश्य था वो था अफ्रीका को जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य पर वैश्विक चर्चा में एकीकृत करना। यानी अफ्रीका जो कंट्री है, अफ्रीका जो महाद्वीप है, खासकर स्वास्थ्य से संबंधित और जलवायु परिवर्तन के मामले में थोड़ा बहुत वहाँ पर हमको कमी देखने को मिलती है। तो उसके बारे में चर्चा करना, वैश्विक चर्चा में उसको एकीकृत करना, वैश्विक चर्चा में उसकी भागीदारी को सुनिश्चित करना, इसका प्रमुख उद्देश्य था। यानी किस प्रकार से हम उसको आगे ला सकें पूरे के पूरे अफ्रीका महाद्वीप को, क्योंकि कई सारी जो समस्याएँ हैं वहाँ से निकल करके सामने आती हैं, देखने को मिलती हैं। कुछ मामलों में पिछड़ा है जिसके कारण वहाँ पर कई बीमारियाँ भी हो जाती हैं लोगों को। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य पर और जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक चर्चा में भागीदारी से कराना अफ्रीका की, इसके लिए जो सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया। इसमें जो 54 अफ्रीकी देश हैं, उन देशों के लगभग 400 से अधिक जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने भाग लिया। 54 अफ्रीकी देशों से 400 से अधिक जो प्रतिनिधि थे उन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक 2024 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? यानी कि एक बार फिर से रिपोर्ट जारी की गई है वायु गुणवत्ता सूचकांक की, और 2024 की जो रिपोर्ट है इसमें सबसे प्रदूषित शहर कौन बनकर के आया हुआ है? तो ए ऑप्शन है लाहौर, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है इस्लामाबाद और डी ऑप्शन है मुंबई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी लाहौर एक बार फिर से वायु गुणवत्ता सूचकांक 2024 की रिपोर्ट में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन करके आया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं आर्टिकल में भी, लाहौर बना दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, जो कि इसकी AQI जो है यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स में ये 700 पार पहुँच गया है। काफ़ी समस्या की बात है।
700 पार पहुंचना, बहुत ज़्यादा प्रदूषण मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैला हुआ है यहाँ पर। तो AQI जो है वो 700 के पार पहुंच गया है यहाँ पर। तो हाल ही में वायु गुणवत्ता सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार लाहौर एक बार फिर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है, जिसका AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 708 पहुँच गया है, यानी कि 700 के पार पहुँचा, 708 पहुँच गया है। अगर हम इसका PM देखें तो 2.5 का जो स्तर है वो अभूतपूर्व हो चुका है, जो कि 431 μg पर ग्राम में 3 यानी कि मिली M³ तक ये इसका पहुंच गया है, जो कि वायु गुणवत्ता जो सूचकांक है उसमें काफ़ी गंभीर समस्या मानी जाती है। दिल्ली में बात करें तो 31 अक्टूबर तक, दिल्ली में 31 अक्टूबर 2024 को वायु गुणवत्ता जो सूचकांक है वो 328 दर्ज किया गया, जो कि थोड़ा बहुत राहत की बात हम कह सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ICC भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए अध्यक्ष कौन बने? यानी ICC के द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का एक नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और इसका जो काम होता है वो क्रिकेट में यानी ICC के अंतर्गत जो क्रिकेट होते हैं उनके अंतर्गत जो भ्रष्टाचार होते हैं उनके मामलों की देख रेख करना, मामलों की जांच पड़ताल करना इसका कार्य होता है। तो ICC भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो A ऑप्शन है जयशाह, B ऑप्शन है रोनी फ्लैगन, C ऑप्शन है सुमति धर्मवर्धनी और D ऑप्शन है गौतम गंभीर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर C, यानी सुमति धर्मवर्धने को ICC भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डिटेल में अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसे हम ICC के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसने श्रीलंकाई कानूनी विशेषज्ञ सुमति धर्मवर्धने को अपनी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का नया स्वतंत्र अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनकी जो नियुक्ति है वो 1 नवंबर 2024 से प्रभावी हो जाएगी। धर्मवर्धने जो है, सुमति धर्मवर्धने, ये सर रोनी फ्लैगन का स्थान लेंगे, यानी इससे पहले इस पद पर सर रोनी फ्लैगन जो थे वो कार्यरत थे, अब उनके स्थान पर सुमति धर्मवर्धने नियुक्त किए गए हैं। इसका जो कार्य है वो खेल भ्रष्टाचार जांच और कानूनी प्रतिनिधित्व में एक मजबूत पृष्ठभूमि के साथ शामिल करना, यानी मजबूत पृष्ठभूमि के साथ शामिल हुए हैं, और इसमें खेल में जो भ्रष्टाचार होते हैं, जो अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं, इनका सभी चीज़ों की जांच करना, जांच पड़ताल करना इसका प्रमुख कार्य रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो हाल ही में किसने वीर शहीदों के सम्मान में डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर की शुरुआत की हुई है? यानी कि किसके द्वारा वीर शहीदों के सम्मान में डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर शुरू किया गया? तो A ऑप्शन है BSF, B ऑप्शन है RPF, C ऑप्शन है नौसेना और D ऑप्शन है CRPF। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर B, यानी RPF, जिसे हम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के नाम से जानते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के नाम से हम जानते हैं, और इनके द्वारा ही वीर शहीदों के सम्मान में डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर की शुरुआत की गई है। आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अनवील्स डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर। इसका जो शुभारंभ है, इसकी जो शुरुआत है वो RPF के द्वारा, यानी रेलवे सुरक्षा बल या फिर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा की गई है। तो रेलवे सुरक्षा बल, जिसे हम RPF के नाम से जानते हैं, नई दिल्ली में डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर यानी शौर्य का डिजिटल स्मारक का शुभारंभ किया है। यह पहल अपने वीर सैनिकों के बलिदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से बनाई गई है, यानी जो भी वीर सैनिक हैं जिनका बलिदान हुआ है, जिन्होंने बलिदान दिया है, उनको सम्मानित करने के उद्देश्य से यह जो पहल है इसकी शुरुआत की गई है। इसको कब लॉन्च किया गया है? तो 25 अक्टूबर 2024 को इसको लॉन्च किया गया। कहाँ पर? तो नई दिल्ली में इसका जो है वो शुभारंभ किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज में बना हुआ है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वर्ष से जनगणना शुरू करने की घोषणा की? यानी किस वर्ष से जो है जनगणना वो शुरू करने की जो बात है वो निकल करके सामने आई है, किस ईयर से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जो है इसके बारे में सुनने को मिल रहा था कि अभी जनगणना शुरू नहीं हुई है, काफ़ी सारा समय लेट हो गया है इसके लिए। तो बात जो निकल करके आ रही है, तो केंद्र सरकार ने किस वर्ष से जो जनगणना है उसको शुरू करने की घोषणा की हुई है? तो A ऑप्शन है 2024, B ऑप्शन है 2025, C ऑप्शन है 2028 और D ऑप्शन है 2027। तो फिलहाल 2024 जाने वाला है, नवंबर आ चुका है, नवंबर के बाद एक महीना दिसंबर, फिर 2024 निकल जाएगा। उसके बाद 2025 यानी ऑप्शन नंबर B
2025 को जनगणना शुरू करने की जो बात है वो बताई जा रही है कि केंद्र सरकार ने ऐसी घोषणा की है कि 2025 से जो जनगणना है उसकी शुरुआत की जाएगी। अगर हम डिटेल में अगर बात करें तो केंद्र सरकार 2025 में लंबे समय से प्रतीक्षित जनगणना अभ्यास शुरू करने जा रही है, जिसे पूरा होने का जो लक्ष्य है वो 2026 तक रखा गया है कि 2025 से इसकी शुरुआत होगी और लगभग 2026 तक ये जो है वो पूरी हो जाएगी, जिसे 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बात करें यह जो जनगणना है ये मूल रूप से 2021 में निर्धारित थी, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 यानी कोविड के कारण, कोरोना के कारण ये जो है इसको स्थगित किया गया, इसको डिले कर दिया गया और अब बताया जा रहा है कि 2025 से जनगणना शुरू की जाएगी। 4 साल की महत्वपूर्ण देरी को यह दर्शाती है, यानी कि 2021 में इसको होना था, 2021 में इसकी जनगणना होनी थी, लेकिन अब जो जनगणना है वो 4 साल देरी के साथ 2025 में की जाएगी और इसके बाद जो अगली जनगणना होगी वह अगली जनगणना 2035 में निर्धारित की जाएगी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो प्रत्येक 10 वर्ष पे जो जनगणना होती थी उसका कहीं ना कहीं जो बैलेंस है वो थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ है। खासकर इसमें जो रीजन है वो कोरोना का ही है, क्योंकि जिस वर्ष जनगणना की जानी थी उस वर्ष कोरोना के कारण कई सारी समस्याएं आई, उसके कारण यहाँ पर कह सकते हैं कि जो जनगणना है वो नहीं हो पाई। तो इस वर्ष यानी 2025 में अब जो जनगणना है उसको शुरू किया जाएगा और पूरा होने का जो लक्ष्य है वो 2026 तक ये पूरा हो जाएगा और इसके बाद जो अगली जनगणना होगी वो 2035 में निर्धारित की जाएगी। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके साथ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बने हैं, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बने हैं, वहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। आपको ऐसे नहीं लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, जब कभी आपका जो एग्जाम होगा, आने वाले जो एग्जाम है वहां पर आपको जब यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन से क्वेश्चन करंट अफेयर से बने हुए हैं, जो और भी अच्छा लगेगा। तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।